तो कतर में मौत की सजा सुनाई गई। अब इनके ऊपर क्या इल्जाम है, ये कतर ने स्पष्ट बताया ही नहीं है। कतर, अब हम सब जानते हैं, एक छोटा सा देश है लेकिन पावरफुल देश है, ताकतवर देश है। और उसने ये जो उसकी पहली अदालत है वहां पर ये सुनवाई हुई और सुनवाई में उनको मृत्युदंड सुना दिया गया। इनके ऊपर क्या इल्जाम है ये भी पता नहीं है। इनको कोई अपनी पैरवी करने का मौका मिला या नहीं मिला ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना है कि खबर आई कि इन 8 को मृत्युदंड सुनाया गया। पिछले अगस्त 2022 से इनको गिरफ्तार करके रखा गया था और अब इस अगस्त में, बल्कि अक्टूबर में, अभी जो महीना चल रहा है, इसी में पहली बार भारत की तरफ से कॉन्सुलर एक्सेस दी गई थी। मतलब कतर ने कॉन्सुलर एक्सेस दी थी भारत को कि हमारे राजदूत जाकर के इनसे बात कर सकते हैं। वो बातचीत हुई थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम शॉक्ड हैं, स्तब्ध हैं कि अचानक ये खबर आ गई कि इनको मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया। अब भारत सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है। एक बार नाम हम इनके आपको बता दें: कैप्टन नवतोष सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुग्राकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। और ये सभी लोग इस वक्त कतर की जेल में बंद हैं। भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया है इस पर अभी, वो हम आपको बता देते हैं। हमारे पास ये शुरुआती सूचनाएं विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि कतर की निचली अदालत ने अल देहरा कंपनी के 8 भारतीयों को लेकर यह फैसला दिया है। हम इस फैसले से स्तब्ध हैं, विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके परिवारों के वकीलों के संपर्क में हैं और सारे कानूनी विकल्प हम तलाश रहे हैं। इस केस में गोपनीयता को देखते हुए इस वक्त कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जाहिर है भारत सरकार के पास कोई जानकारी ऐसी जरूर होगी इस विषय को लेकर के जो वो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन जाहिर है भारत में इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता है कि किस तरीके से अपने इन 8 भारतीयों को, और खास करके सब हमारे फौज के सिपाही हैं, अफसर हैं नौसेना के, इनको कैसे वापस लाया जाए। इस पर हम आगे बात करेंगे। थोड़ा और बैकग्राउंडर आपको दे दें। जो बातें निकल के आ रही हैं मीडिया में, ये कहा जा रहा है कि जो अल देहरा कंपनी थी, ये भी एक अरब कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कतर में ही है, ये इसके साथ जुड़े हुए थे। और जो बताया जा रहा है, जो काम वहां पर होता था, बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का काम था। वो काम जुड़ा हुआ था पनडुब्बी की तकनीक से लेकर के। ये बताया जा रहा है कि कतर इटली से कुछ पनडुब्बियां खरीद रहा था, बड़ी उन्नत किस्म की तकनीक वाली, और उनके इंटीग्रेशन में ये सभी लोग जितने हमारे वहां पर अब फंसे हैं, जेल में हैं, ये सभी लोग उस इंटीग्रेशन में एक रोल प्ले करते थे। अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इन पर आरोप है जासूसी करने का, लेकिन इजराइल के लिए जासूसी करने का। मतलब इजराइल के बिहाफ पर ये कतर में उनके पनडुब्बी प्रोग्राम को लेकर जासूसी कर रहे थे, ऐसा इल्जाम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया गया। भारत की सरकार ने इसके विषय में कुछ नहीं कहा, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। हमने इजराइल का मीडिया छाना तो इजराइल के मीडिया में भी यह खबर चल रही है और उसमें भी यह बात कही जा रही है कि इनके ऊपर शायद इल्जाम यही है कि इजराइल के बिहाफ पर ये लोग एस्पिनाज कर रहे, ये लोग जासूसी कर रहे थे, और इसको एस्पिनाज का मामला माना कतर की सरकार ने, जासूसी का मामला माना, और इन सबको इनके ऊपर आरोप लगाए गए। भारत सरकार ये कह रही है कि हम जो भी बन पाएगा वो करेंगे, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, 14 महीने हो गए इन सब लोगों को जेल में लेकर के, और एक दबाव ये कहकर के पॉलिटिकली बनाया जा रहा है कुछ भारत सरकार पर कि अभी अमेरिका के जो 2 नागरिक हमास ने पकड़ लिए थे, उनको कतर की मध्यस्थता के बाद छुड़वा लिया गया। अमेरिका ने दबाव डाला, कतर ने बात की, और कतर और हमास ने छोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि हमास की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है सभी, वो कतर में रहती है। अब भारत सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी बात कीजिए। नहीं, पहले तो देखिए ये कर क्या रहे थे। इनको इस कंपनी, ये इसका मालिक जो था ओमान का अमीर था, उसको भी गिरफ्तार किया, उसको 2 महीने बाद छोड़ दिया। उस कंपनी को कतर की सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि कतर की नेवी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो सैनिक हैं, उनको ट्रेनिंग देने का, इसके लिए वो गए थे। उसके अलावा एक स्टेल्थ सबमरीन के इंटीग्रेशन में भी ये लोग मदद कर रहे थे। तो जो कर रहे थे सब कतर की मदद के लिए कर रहे थे, कतर सरकार की मंजूरी से, सहमति से कर रहे थे। अब अदालत में सिर्फ इतना कहा गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सवाल ये है किसने जुटाया है एविडेंस, और उस एविडेंस की वैल्यू क्या है। उसके अलावा कोई सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं लगाया गया। मजे की बात यह है कि कतर में की मीडिया से ये खबर नहीं आई। जो गल्फ में छपी है खबर, वो ANI के हवाले से छपी है, और वो इनमें से किसी एक की, शायद पूर्णेंदु तिवारी जो है, उनकी बहन ने ट्विटर पर जो है अपील की थी उनको सुरक्षित लाने की सरकार से, उसकी वजह से।
और एक बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें कहीं न कहीं या बड़ा स्पष्ट रूप से भारत का जो हमास पर स्टैंड है वो भी यही बात हमास का समर्थन करता है कतर, उसको फंडिंग देता है, उसको हर तरह की मदद देता है, और वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। भारत सरकार ने पहले दिन से ये स्टैंड लिया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। दूसरा, कतर से हमारे रिश्ते नरम गरम चलते रहे। वो 2015 में उनके अमीर आए थे यहाँ पर, और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर गए थे। $50 बिलियन का जो है ट्रेड है कतर और भारत के बीच में। कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के लोग कर रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम का हो या दूसरे प्रोजेक्ट हो। उसके अलावा भारत के खिलाफ रहा है कतर हमेशा। जम्मू कश्मीर के मामले पर वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है। जो ऑयल ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसमें भारत के खिलाफ रहा है। और अभी वहाँ पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उस दौरान जाकिर नायक को बुलाया भारत के विरोध एतराज़ के बावजूद, और वहाँ उसके कार्यक्रम करवाए। और कतर, अब देखिए ये पूरा जियोपॉलिटिक्स का मामला है। ये कतर पर सबसे ज़्यादा अगर दुनिया के किसी देश का असर है तो वो है अमेरिका। अमेरिका का बेस है वहाँ पर, अमेरिका का बेस है वहाँ पर। इसलिए अमेरिका कतर को नाराज़ नहीं करना चाहता, कतर अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता। और कतर अगर किसी की बात सुनता है तो अमेरिका की बात सुनता है। तो अभी आपने उदाहरण दिया है कि उनके जो 2 लोग हैं उनको छुड़ाने में, बंधक जो थे उनको छुड़ाने में मदद की। तो कतर कहीं न कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का जो स्टैंड है, और नुपुर शर्मा का भी केस याद कीजिए, उस मामले को भी तूल देने में, इतना बढ़ाने में कतर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनके जो काउंसलर हैं उन्होंने जो शुरू किया, उसी से मामला और ज्यादा बढ़ा। मतलब भारत में कहीं भी कोई मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा उठता है तो वहां कतर खड़ा हो जाता है, उसमें कतर खड़ा हो जाता है। और भारत के विरोध में कोई भी मुद्दा हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही सर। ठीक है, हम भारत सरकार ने तो बड़ा बैलेंस स्टैंड लिया हुआ है इजराइल गाजा के मामले पर। भाई इजराइल पर आतंकी हमला लेकिन हुआ, वो ये बैलेंस भारत ने स्टैंड कहा, चाहते नहीं ना। हम तो फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। वो उनको इससे मतलब नहीं है। आप हमास को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, उसके खिलाफ है, इस पर एतराज आपका मानना है कि ये मामला सीधा उसी से जुड़ा बिल्कुल, है, ये बेकसूर लोग हैं बिल्कुल। हाँ। और ये भारत के ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश है कि आप अपना स्टैंड बदलिए। आप हमास के खिलाफ या हमास के खिलाफ और इजराइल के स्पष्ट तौर पर खड़े हुए आप साथ दिखाई ना दें। ठीक सर, मैं इसको समझता हूँ, ये बात ठीक है कि कतर में ही सारा के सारा हमास के जो लीडर्स हैं उनका जो बेस कैंप हानिया जो उनका पॉलिटिकल है, तो वो सारा का सारा वहीं से कतर से ही चल रहा है। तालिबान का भी, तालिबान जब अमेरिका था अफगानिस्तान में, सारे तालिबान लीडरशिप यहीं रहती थी।